सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और विश्व के इतिहास में इटली के एकीकरण की चर्चा हम कर रहे थे। इटली के एकीकरण की चर्चा में हमने आपको बताया था, इसका पहला चरण बताया था मैजिनी का क्या योगदान रहा था। कैबूर की हम बात कर रहे थे, कैबूर का क्या योगदान रहा था। और इसी योगदान की कड़ी के अंदर अब हम इटली के एकीकरण की को आगे की चर्चा हम करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, इटली का मैप है और इटली का एकीकरण जो है वो कितने चरणों में हो रहा है। इटली के एकीकरण में कौन कौन सहयोग दे रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैजिनी का नाम आता है, मैजिनी के बाद में कैबूर का नाम आता है, कैबूर के बाद में गेरिबाल्डी का नाम आता है। यहाँ हम इटली पढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पिटमोंट है, यहाँ मैंने आपको बताया ये पिटमोंट है, यहाँ लोम्बार्डी है, यहाँ मैंने आपको वेनेशिया बताया था, वेनेशिया है। यहाँ पीएमटी पर्मा मैडोना टस्कनी बताया गया था। यहाँ मध्य में रोम है, यहाँ नेपल्स है, यहाँ सिसिली है, पिटमोंट है, लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, पर्मा है, मैडोना है, टस्कनी है, सिसिली है, नेपल्स है। ये सब चीज़ों को आप सभी चीज़ों को मैंने आपको डिटेल से इनको एक एक, यहाँ आपके सार्डिनिया है, इधर पिटमोंट के पास में सार्डिनिया है। सार्डिनिया का राजा कौन है? विक्टर इमेनुअल है। यहाँ विक्टर इमेनुअल का पीएम कौन है? पीएम कैबूर है। कौन है बच्चों? कैबूर है। यहाँ तक की राजनीति को हमने देखा और यहाँ तक की राजनीति को देखने के बाद हम देख रहे हैं कि जो इटली का जो एकीकरण होता है बच्चों, इसका फर्स्ट चरण जो है, पहले चरण के अंदर लोम्बार्डी और वेनेशिया जो है वो सार्डिनिया को प्राप्त होता है। ये पहला स्टेप होता है इसका। दूसरा स्टेप कौन सा होगा? पीएमटी, यहाँ जनमत संग्रह के द्वारा पीएमटी पर्मा मोडाना टस्कनी रोमागना बोलागना ये सारे प्रदेश जनमत संग्रह के आधार पर सार्डिनिया में शामिल होते हैं। ये कौन सी स्टेप है? ये सेकंड स्टेप कहलाती है। कौन सी स्टेप कहलाती है? ये सेकंड स्टेप कहलाती है इटली के एकीकरण की। नेपल्स और सिसिली है, यहाँ पे नेपल्स और सिसिली पर हमला होता है गेरिबाल्डी का और गेरिबाल्डी नेपल्स और सिसिली में क्या करेगा? हमला करेगा। 1000 लाल कुर्ती इसकी सेना होती है और 1000 लाल कुर्ते वाले लोगों की सेना होती है, वो हमला करती है, यहाँ पर अपना अधिकार जमा लेती है। नेपल्स और सिसिली जो है वो इनका एकीकरण वो तीसरे चरण में थर्ड स्टेप होती है। कौन सी स्टेप होती है? थर्ड स्टेप होती है। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा? फोर्थ स्टेप में वेनेशिया ये प्राग की संधि से वेनेशिया इटली को प्राप्त होगा। और फिर आता है रोम में एक स्वतंत्र पोप को स्वतंत्र शासक मान लिया जाएगा और फिर रोम को इटली में शामिल किया जाएगा। इस तरह इटली के चरणों को हम एक एक करके देख रहे हैं। अभी मैंने आपको ये बताया था, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। चौथे चरण में फाइनली क्या होगा बच्चों? फाइनली यहाँ पर किसका अधिकार होगा? एकीकरण हो जाएगा। इटली एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, इसका यूरोपीय राष्ट्रों में इसकी पहचान होगी, इतिहास में इसका नाम होगा। यहाँ एक एक चीज़ का हम एक एक अच्छे से विश्लेषण कर रहे हैं और तुम बच्चों बड़े ध्यान से तुम भी इन चीज़ों को देख रहे हो। यहाँ जो इटली का एकीकरण हुआ उसको हमने तथ्यात्मक विश्लेषण किया है। अब जो तथ्यात्मक विश्लेषण में हम ये देखेंगे कि मैंने आपको बताया था प्लेम्बियर समझौता, उसको एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम इसको एकीकरण तक पहुँचाएंगे कि किस तरह से ये इटली का एकीकरण हुआ था। रूपरेखा आपने देख ली है कि इटली का एकीकरण 4 चरणों के अंदर होता है। पहले चरण में क्या हुआ था, दूसरे चरण में क्या हुआ था, तीसरे चरण में क्या हुआ था। अब मैं आपको बिल्कुल सरल और तार्किक रूप से
शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बता रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले प्लेम्बियर्स ये प्लेम्बियर समझौता है, प्लेम्बियर समझौता। इसके बाद आगे चलते हैं। प्लेम्बियर समझौते के बाद में कौन सा समझौता होगा यहाँ पे? प्लेम्बियर समझौते के बाद में एक समझौता होता है, प्लेम्बियर समझौते के बाद में विला फ्रैंका का एक समझौता होगा। प्लेम्बियर्स के बाद में विला फ्रैंका संधि। ओके विला फ्रैंका संधि या समझौता कह दो, संधि कह दो, ट्रीटी कह दो इसको। विला फ्रैंका संधि के बाद बिल्कुल आप 1 बाय 1 चल रहे हो। विला फ्रैंका संधि के बाद आगे चलो, आगे हम चलते हैं तो यहाँ ज्यूरिख कॉन्सेप्ट कह दो, संधि कह दो, ज्यूरिख संधि है यहाँ पे। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो आगे की राजनीति में अगर हम देखेंगे तो ज्यूरिख संधि के बाद में यहाँ 1860 ईस्वी का आप इधर देखो, नेपल्स और सिसिली की घटना। नेपल्स और सिसिली की घटना, ये घटना किससे संबंधित रहेगी? गैरीबाल्डी से संबंधित रहेगी। गैरीबाल्डी कौन था ये भी अभी हम देखेंगे। अगर इसके थोड़े से आगे हम चलते हैं तो 1866 में प्राग की संधि, ये कॉन्सेप्ट भी हमको देखना पड़ेगा। जर्मनी और फ्रांस से है, लेकिन इसका लेना देना किससे है? जर्मनी से भी रहेगा। जर्मनी और फ्रांस में प्राग की संधि। अगर इन थोड़ा सा इससे आगे चलेंगे तो 1870 का हम देखेंगे, जर्मनी और फ्रांस, जिसका लेना देना किससे है? इटली से लेना देना रहेगा। जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक संधि होगी, फ्रैंकफर्ट की संधि। और इसी फ्रैंकफर्ट की संधि से रोम का, जो इटली का जो रोम है जहाँ पर पोप निवास करता है, इसके भविष्य का फैसला होने वाला है। ठीक है, यहाँ जो है प्राग की संधि से किसके भविष्य का फैसला होने वाला है? वेनेशिया के भविष्य का फैसला होने वाला है। ठीक है, यहाँ गैरीबाल्डी का क्या योगदान रहा था? कैबूर का योगदान आपको सबको पता है, कैबूर का क्या योगदान रहा था। 1 बाय 1 करके हम एक एक कड़ी को हम देख रहे हैं बच्चों। यहाँ आप देख रहे हो प्लेम्बियर समझौते में क्या होता है। प्लेम्बियर समझौता मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले जो वीडियो था उसमें प्लेम्बियर समझौते को हमने देखा था। प्लेम्बियर समझौते के आधार पर ये होता है कि प्लेम्बियर समझौते में, अब मैंने आपको बताया था कि कैबूर जो था एक राजनीतिज्ञ था। कैबूर ये चाहता था कि बच्चों वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहता था, और एक क्रीमिया का युद्ध चल रहा था। क्रीमिया के युद्ध में कैबूर ने फ्रांस का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? फ्रांस का साथ दिया था। तो फ्रांस और इटली, यानी फ्रांस इटली में सार्डिनिया का कौन है? कैबूर है। फ्रांस का कौन है? नेपोलियन तृतीय। फ्रांस का कौन है यहाँ पे? नेपोलियन तृतीय है। ठीक है, प्लस ये फ्रांस का सम्राट है, और इधर आपके इटली का सम्राट कौन है? विक्टर इमेनुअल ये इटली का सम्राट है, और कैबूर इसका कौन है? पीएम। राजनीति कौन करेगा? पीएम करेगा। पीएम करता है। आज भी हमारे भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की राजनीति चलती है। नरेंद्र मोदी हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है, विकास कर रहा है, विकसित कर रहा है। यहाँ हम कैबूर कौन है बच्चों? पीएम है। इन दोनों के बीच में एक प्लेम्बियर समझौता हुआ था, और इस समझौते के आधार पे क्या होगा? प्लेम्बियर समझौते में क्या होता है? प्लेम्बियर समझौते में पहले नंबर लोम्बार्डी और प्लस वेनेशिया, ये दोनों प्रदेश किसको मिल गए? इटली को प्राप्त हुए थे। और ये किसकी मेहरबानी थी? ये नेपोलियन तृतीय की मेहरबानी थी। नेपोलियन तृतीय की मेहरबानी से वेनेशिया और लोम्बार्डी किसको प्राप्त होते हैं? इटली को प्राप्त होते हैं। इसे ही प्लेम्बियर समझौता कहा जाता है। प्लेम्बियर समझौता ये जुलाई 1858 में हुआ था। कब होता है? जुलाई 1858 में होता है। जुलाई 1858 में होने के बाद ये प्लेम्बियर समझौता जुलाई 1858 में हुआ। एक साल बाद ही
एक साल बाद ही 1859 जून का महीना रहेगा। और जब लोम्बार्डी और वेनेशिया प्राप्त हो गया, लोम्बार्डी और वेनेशिया किसको प्राप्त हो गया? इटली को प्राप्त हो गया। कैबूर की जीत हो गई थी, कैबूर की जय जयकार होने लगी थी। जब कैबूर की जय जयकार होने लगी बच्चों, तो ऑस्ट्रिया तिलमिला उठा था, क्योंकि ये जो वेनेशिया है और ये जो लोम्बार्डी है, वेनेशिया है और लोम्बार्डी, ये जो जहाँ ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था, ऑस्ट्रिया यहाँ पर एकाधिकार करना चाहता था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि ये प्रदेश मेरे पास रहने चाहिए, हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे। ऑस्ट्रिया को जब ये पता तो वो तिलमिला उठा, उसको गुस्सा आ गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कौन है, ये ऐसे जो है जिसने लोम्बार्डी और वेनेशिया जो है इटली को दे दिया था। फ्रांस से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था और इटली से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था। उसने क्या है कि अल्टीमेटम दे दिया ऑस्ट्रिया ने कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वेनेशिया हमारा है, वेनेशिया हमारा है, लोम्बार्डी हमारा है, लोम्बार्डी हमारा है। ऑस्ट्रिया तिलमिला उठा, ऑस्ट्रिया कह रहा है हम इसको लेकर रहेंगे। अब लेकर रहेंगे कौन कह रहा है? ऑस्ट्रिया कह रहा था। ऑस्ट्रिया ने इटली पर हमला बोल दिया था। इटली पर हमला बोलने पर कैबूर जो इस समय थोड़ा सा घबरा गया था। कैबूर ने सोचा कि ऑस्ट्रिया के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, और कैबूर ने उसके साथ ऑस्ट्रिया के राजा के साथ एक समझौता कर लिया था। और वो समझौता कौन सा समझौता कहलाया था बच्चों? बिला फ्रैंका संधि कहलाई थी। बिला फ्रैंका संधि किस किस के बीच में होती है? बिला फ्रैंका संधि यहाँ इटली और प्लस ऑस्ट्रिया, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में होती है, क्योंकि ऑस्ट्रिया इटली को धमका रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है कि अगर तुम जो है लोम्बार्डी हमारा है, वेनेशिया हमारा है, तुम दोनों प्रदेश हमको दे दो। तो कैबूर ने राजनीतिज्ञ, एक कूटनीतिज्ञ होते हुए उसने ऑस्ट्रिया के राजा के साथ संधि कर ली और बिला फ्रैंका संधि कर ली। ऐसा करो, चलो कोई बात नहीं, जब हमारे पास दो प्रदेश हैं, हमको दो प्रदेश फ्रांस ने दिए, लोम्बार्डी हमको फ्रांस ने दे दिया, वेनेशिया हमको फ्रांस ने दे दिया, फ्रांस ने हमको स्वतंत्रता दे दी कि अब यहाँ ऑस्ट्रिया का कोई भी अंग्रेज यहाँ इस जगह पर नहीं रहेगा। ऐसा करो, अच्छा तो ऐसा करो कि तुम लोम्बार्डी तो हमारे पास ही रहने दो। कैबूर कह रहा है कि लोम्बार्डी तो हमारे पास ही रहने दो, तुम वेनेशिया ले लो। तो बिला फ्रैंका की संधि में वेनेशिया जो इटली का ही था, इटली का ही एक राज्य था, और ये वेनेशिया अब किसके पास में चला गया बच्चों? ये वेनेशिया अब चला गया ऑस्ट्रिया के पास में, और ऑस्ट्रिया की यहाँ पर जीत हो गई थी। ऑस्ट्रिया यहाँ पे फूला नहीं समा रहा था। बिला फ्रैंका की संधि 1859 में होती है। कब होती है? 1859 में ही बिला फ्रैंका की संधि हुई थी। और बिला फ्रैंका की संधि में जो पहले वेनेशिया मिला हुआ था, किसको? पहले वेनेशिया मिला हुआ था इटली को, वही वेनेशिया अब किसके पास में चला गया? अब ऑस्ट्रिया के पास में चला गया था। अब यहाँ फाइनली इसको कि वेनेशिया जो है वो ऑस्ट्रिया के पास में ही रहेगा, इसकी पुष्टि करने के लिए, भाई कंफर्म करने के लिए, इसको क्या करने के लिए? कंफर्म करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट किया गया, एक नई संधि की गई थी। और ये संधि कब हुई थी? 1860 में हुई थी। इसे ज्यूरिख की संधि कहते हैं। ज्यूरिख की संधि 10 नवंबर 1859 में हुई थी बच्चों, 10 नवंबर 1859 में। ज्यूरिख की संधि से ये पुष्टि हो गई थी, ये कंफर्म हो गया था कि अब वेनेशिया ऑस्ट्रिया के पास में रहेगा। अब मध्य इटली की बात करेंगे। इस मध्य इटली की इसमें बात की जाए तो मध्य इटली के अंदर कौन कौन से हैं? पीएमटी है, रोमाना है, बोलगना है। ये जो सारे प्रदेश थे, यहाँ जनमत संग्रह करवाया गया। यहाँ जनता से पूछा गया, एक लोगों से वोट डाले गए और लोगों से ये पूछा गया कि भाई आप किस में, ऑस्ट्रिया में शामिल होना चाहते हो या आप इटली में शामिल होना चाहते हो, आप बता दो आप किस में शामिल होना चाहते हो। तो ये जनमत संग्रह के आधार पर इटली की जनता ने कहा कि नहीं, हमें तो इटली में ही रहना है, हमें ऑस्ट्रिया में शामिल नहीं होना है, हमें ऑस्ट्रिया में नहीं जाना है, हम तो कहाँ रहेंगे? इटली में रहेंगे, और इटली में हम सार्डिनिया में शामिल होंगे। हम किस में शामिल होंगे? सार्डिनिया में हम जाके शामिल हो जाएंगे। तो ये दूसरे चरण की घटना थी जिसमें जनमत संग्रह कराया गया था। पहला चरण जिसमें मैंने आपको बताया था, उसमें पहले चरण में लोम्बार्डी और वेनेशिया इटली को मिल गया था। दुर्भाग्यवश ये घटना हो गई थी, बिला फ्रैंका का कॉन्सेप्ट बीच में आ गया था। वेनेशिया वापस देना पड़ा था ऑस्ट्रिया को, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने इटली वालों को डराया, धमकाया, अल्टीमेटम दिया। बाद में इस संधि से इसकी पुष्टि हो गई थी जनमत संग्रह के आधार पे। अब यहाँ आपको बड़े ध्यान देने की ज़रूरत है, जो इटली का जो साम्राज्य है बच्चों, उसमें अभी देखो
अभी 1 सेकंड में आपको पूरा बड़े अच्छे से और आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ बताया था ये पिटमॉन्ट है, यहाँ पे ये इटली में है ऑलरेडी। यहाँ मैंने आपको बताया था लोम्बार्डी है, यहाँ मैंने आपको बताया था वेनेशिया है, वेनेशिया ये PMT है यहाँ पे। और यहाँ मैंने आपको बताया था नेपल्स है, और यहाँ मैंने आपको बताया था ये सिसिली है, और यहाँ आपको बताया था नेपल्स है। ठीक है, यहाँ बीच में रोम है, और यहाँ है ये इसके पास में है सार्डिनिया। पहले इटली का, पहले के पूर्व की स्थिति बता रहा हूँ एक बार वापस। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले यहाँ भी ऑस्ट्रिया के अंग्रेज रहते थे, यहाँ भी ऑस्ट्रिया के अंग्रेज रहते। लोम्बार्डी भी गुलाम था, वेनेशिया भी गुलाम था, PMT ये भी गुलाम थे, ये सब गुलाम थे। ये रोम स्वतंत्र था। इधर नेपल्स और फ्रांस यहाँ भी स्वतंत्रता थी लगभग। ये बूर्बो वंश यहाँ भी फ्रांस का गुलाम था। ये यहाँ फर्डिनेंड प्रथम था, ये भी गुलाम था। अब एक एक आज़ाद हो रहे हैं। पहले चरण में कैसे आज़ाद हो रहे हैं? पहले चरण में आज़ादी की बात करें तो लोम्बार्डी और वेनेशिया से अंग्रेज़ों को भगा दिया। ऑस्ट्रिया यहाँ पर हार गया था, यहाँ लोम्बार्डी और वेनेशिया मिल गया था इटली को। यहाँ तक का क्या हो गया, पहले चरण में ये पूरा का पूरा स्वतंत्र हो गया। अब PMT दूसरे चरण में हम पहुँचे थे, तो यहाँ कैसे स्वतंत्रता मिली थी? यहाँ ज्यूरिख संधि के आधार पे यहाँ जनमत संग्रह करवाया गया था। और PMT तीनों जो थे ना, परमा, मोडना, टस्कनी, ये किस में शामिल हो गए? सार्डिनिया में। तो ये पूरा यहाँ ये स्वतंत्र इटली में मिल गए सारे। अब यहाँ कौन सी चीज़ बची? अब एक बिंदु उभर कर आया था कि वेनेशिया, जो मिली हुई जो चीज़ हमको मिल गई थी वो वापस हमसे छीन ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने वेनेशिया ये छीन लिया था हमसे। तो एक मुद्दा तो ये रहेगा कि ये वेनेशिया हमारे हाथों से निकल गया, ये जो है ऑस्ट्रिया के पास में पहुंच गया। एक मुद्दा ये रह गया बच्चों। और दूसरा मुद्दा क्या रहेगा? अब यहाँ देखो, अब तीसरे चरण की हम बात करेंगे तो तीसरे चरण में क्या होगा? यहाँ नेपल्स है, यहाँ सिसिली है, और ये तीसरे चरण को अब हम पढ़ेंगे कि ये कैसे आज़ाद होगा, इसको हम कैसे आज़ाद करेंगे, इसके आज़ाद की कहानी अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला चरण, दूसरा चरण और ये तीसरा चरण है। तीसरे चरण में हम इसकी कहानी हम देख रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जो ज्यूरिख की संधि जो थी ना, इसमें एक तो निस और ये प्लैम्बियर समझौता जो था ना बच्चों, इसमें देखो 2 चीज़ें और है। एक तो निस है और एक सेवाय है। ये निस और सेवाय, ये दोनों प्रदेश जो थे वो फ्रांस को दिए गए थे। किसको दिए गए थे? फ्रांस को सौंप दिए गए थे। फ्रांस इनको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। तो ये सेवाय प्रदेश जो था ना, यहाँ पे सेवाय इधर आपको दिख नहीं रहा, मैं इधर थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, यहाँ पे ये सेवाय प्रदेश जो था वो फ्रांस को मिल गया था। इसी सेवाय फ्रांस को मिल जाने के, क्योंकि ये था तो इटली का ही, ये सेवाय प्रदेश किसका है? इटली का ही है। और ये इटली का है, और मिल किसको रहा है? ये फ्रांस को मिल रहा था प्लैम्बियर समझौते के आधार पे। तो सेवाय का रहने वाला एक व्यक्ति था गैरिबाल्डी ने कहा कि मैं इटली का रहने वाला हूँ, मैं इटली में रहना चाहता हूँ, इटली हमारा देश है, इटली में स्वतंत्रता चाहिए, हम इटली के हैं। और जब गैरिबाल्डी को इतना गुस्सा आया, गैरिबाल्डी के पिताजी जो थे वो एक व्यापारिक जहाज में ऑफिसर थे। जब सुबह लेके भूमध्य सागर में जहाज लेके सुबह जाते थे, शाम को आते थे, सुबह जाते थे, शाम को आते थे। कौन आते थे? गैरिबाल्डी के पिताजी। तो गैरिबाल्डी भी भूमध्य सागर में अपने पिताजी के साथ में भूमध्य सागर की यात्रा करने सुबह जाता था, शाम को आता था, सुबह जाता था, शाम को आता था। अब सुबह जाना और शाम को आना, एक दिन गैरिबाल्डी ने नौसैनिक विद्रोह कर दिया था। तो गवर्नमेंट सरकार ने कहा कि ऑस्ट्रिया की सरकार ने कहा कि गैरिबाल्डी ने विद्रोह कर दिया, नौसैनिक विद्रोह कर दिया, गैरिबाल्डी को जेल में बंद कर दो। गैरिबाल्डी को जेल में बंद कर दिया। गैरिबाल्डी ने जेल से भाग गया, दक्षिणी अमेरिका पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? दक्षिणी अमेरिका पहुंच गया। वहाँ 1000 सेना इसने इकट्ठी कर ली। गैरिबाल्डी ने कितनी सेना इकट्ठी कर ली बच्चों? 1000 सेना इकट्ठी कर दी। इस सेना का नाम भी रख दिया था, ये सब लोग जो थे लाल कुर्ता पहनते थे, लाल कलर का कुर्ता पहनते थे, और इसको लाल सेना भी कहने लगे थे। और गैरिबाल्डी की ये लाल सेना ये जेनेवा से पहुंच गई थी। कहाँ पे? नेपल्स और सिसिली में पहुंच गई। नेपल्स और सिसिली कहाँ पे है? ये यहाँ दक्षिण इटली के अंदर है। नेपल्स है और सिसिली है। नेपल्स और सिसिली में यहाँ बूर्बो वंश को समाप्त कर दिया। यहाँ कौन सा वंश था? पहले बूर्बो वंश था। इस बूर्बो वंश को क्या कर दिया था? फिनिश कर दिया था। अब ये बूर्बो वंश यहाँ फिनिश हो गया। बूर्बो वंश यहाँ फिनिश हो जाने से क्या हुआ? यहाँ पर सरकार हो गई थी किसकी? गैरिबाल्डी की। गैरिबाल्डी ने कहा कि पूरा इटली हमारा है।
अब यहाँ कैबूर को ये डर लग रहा था कि कहीं ये रोम पर हमला कर देगा तो फिर जो बनाया काम सारा बिगड़ जाएगा, क्योंकि रोम जो था वो स्वतंत्र था, रोम को पूरा सपोर्ट फ्रांस का था, फ्रांस को पूरा सपोर्ट मिल रहा था। तो यहाँ तीसरे चरण में ये चीज़ें भी कंप्लीट हो गई कि नेपल्स और सिसिली भी अब इटली में शामिल हो गए। तीसरा चरण हो गया। अब हम चौथे चरण में हम बात करेंगे दो चीज़ों की। चौथे चरण में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब मैंने इस वीडियो शुरू किया था, तो चौथे चरण के अंदर दो चीज़ें थी, एक वेनेशिया का भविष्य, मैंने कहा कि इसका क्या भविष्य रहेगा, और एक रोम का क्या भविष्य रहेगा। दो ही तो चीज़ें रह गई। अब अभी दिख रहा है ना बच्चों, देख रहे हो ना, अरे कुछ जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देख रहे हो ना तुम। यहाँ दो चीज़ें हैं, यहाँ पहला नंबर पे है ये पहली स्वतंत्रता यहाँ मिली थी, दूसरी स्वतंत्रता यहाँ मिल गई थी, तीसरी स्वतंत्रता यहाँ मिल गई। हमें यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि यहाँ लोम्बार्डी स्वतंत्र हो गया है। यहाँ केवल एक वेनेशिया बचा है जो 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 हमने पहले हासिल भी कर लिया था, लेकिन कैबूर के कारण ये हमारे हाथों से निकल गया था। अब यहाँ ये वेनेशिया है, अब यहाँ वेनेशिया है, ये हमारा चौथे चरण की समस्या वेनेशिया है। या पीएमटी भी स्वतंत्र हो गए, परमा मेडोना टस्कनी स्वतंत्र हो गए, यहाँ पे नेपल्स भी स्वतंत्र हो गया, यहाँ पे सिसिली भी स्वतंत्र हो गया। अब यहाँ केवल हमें दो समस्या दिख रही है कि वेनेशिया हमको कैसे मिलेगा और रोम हमको कैसे मिलेगा। तो वेनेशिया हमको कैसे मिलेगा और रोम हमको कैसे मिलेगा, ये दो चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि हमको वेनेशिया कैसे प्राप्त होगा और ये रोम कैसे प्राप्त होगा। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर दो प्रकार के युद्धों से हमें ये दोनों चीज़ें प्राप्त होती है। जब यहाँ इटली का एकीकरण चल रहा था उसी समय यहाँ जर्मनी का एकीकरण भी चल रहा था। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक युद्ध चल रहा था और जर्मनी ने इटली को, बच्चों जर्मनी ने इटली के कैबूर को ये आश्वासन, गैरिबाल्डी और कैबूर को ये आश्वासन दिया था कि अगर जर्मनी अगर फ्रांस के युद्ध में जीतता है तो तुम्हें ज़रूर वेनेशिया दिलवाएगा, तुम्हें ज़रूर क्या दिलवाएगा, वेनेशिया दिलवाएगा। और इधर जर्मनी और फ्रांस के बीच में 1866 में युद्ध हुआ है, और युद्ध हुआ है उसमें जर्मनी का बिस्मार्क जो था, आपको पता है लोहे और रक्त की नीति पर चलने वाला कौन था, बिस्मार्क था। आखिरकार बिस्मार्क जीत गया था, फ्रांस हार गया था, और हार जाने के बाद प्राग की एक संधि हो गई थी, और इसी प्राग की संधि से वेनेशिया प्राप्त हो गया था इटली को। इटली अब फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि एकीकरण में एक भी अगर राज्य अगर पीछे रह जाता है तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। यहाँ वेनेशिया मिल गया था प्राग की संधि से। 1866 में प्राग की संधि से वेनेशिया मिल गया था। चौथा चरण पूरा हुआ था। चौथे चरण में वेनेशिया का जो भविष्य था वो उसका फैसला किससे हुआ था, प्राग की संधि से। प्राग की संधि से हुआ था बच्चों, प्राग की संधि से इसका फैसला हो गया था। अब बचा यहाँ पे रोम। तो रोम का फैसला कैसे होगा, रोम में जब यहाँ जर्मनी और फ्रांस के बीच में 1870 में जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में प्राग की संधि वाला युद्ध हुआ था, इसको सोडोवा का युद्ध कहते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान देना, सोडोवा का युद्ध है ये, सोडोवा का युद्ध कहलाता है। और 1870 में जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक दूसरा युद्ध हुआ था, उसको सेडान का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं, सेडान का युद्ध कहते हैं। यहाँ 1870 में कौन सा युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध हुआ था जर्मनी और फ्रांस के बीच में। और सेडान के युद्ध के समय ही विक्टर एमुनल सेकंड जो था वो रोम में पहुंच गया था। कहाँ, कौन सी जगह पहुंच गया था, रोम में यहाँ पहुंच गया था। और यहाँ रोम में पहुंचकर उसने विद्रोह कर दिया था, जनमत संग्रह करवाया गया था। और जनमत संग्रह में केवल 100 वोट पोप को मिले थे, सारे वोट तो इसको विक्टर एमुनल को मिल गए थे। जनमत संग्रह के आधार पर पोप को एक स्वतंत्र शासक मान लिया गया था रोम का, और एक प्रथम संसद का उद्घाटन किया गया था। इटली में पहली बार प्रथम संसद का उद्घाटन किया गया था, और एक वो उद्घाटन किया गया था। और लॉ ऑफ पेपर गारंटीज का नियम बना के और पूरी तरह से इसको स्वतंत्र कर दिया था। पूरी तरह से क्या कर दिया था, स्वतंत्र कर दिया था। और यहाँ पे किसको, रोम के पोप को पोप ही बने रहने दिया था। तो यहाँ जर्मन और फ्रांस में 1870 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध हुआ था। और संधि कौन सी हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि के आधार पर ये रोम का जो मैं अभी अब थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि रोम का भविष्य क्या होगा, तो रोम के भविष्य का फैसला कौन सी संधि से हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि से होता है। कौन सी संधि से होता है, फ्रैंकफर्ट की संधि से होता है। और वेनेशिया के भविष्य का फैसला किससे होता है, प्राग की संधि से होता है। कौन सी संधि से होता है, प्राग की संधि से होता है।
चौथा चरण जो था वो कम्प्लीटली किससे हुआ था, वो सेडोवा के युद्ध से हुआ था और सेडान के युद्ध से हुआ था कम्प्लीटली। सेडोवा का युद्ध किससे होता है, जर्मनी और फ्रांस में होता है, लेकिन फ़ायदा इटली को होता है। इधर सेडान का युद्ध कहाँ होता है, जर्मनी और फ्रांस में होता है, लेकिन फ़ायदा इटली को होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रखने वाला कैबूर था। कौन था, कैबूर था। ये सब किसने किया था, कैबूर ने किया था। तो ये सब किसकी राजनीति थी, कैबूर की राजनीति थी। और कैबूर की राजनीति से ही इटली का क्या हुआ, एकीकरण हुआ था। यहाँ इटली का एकीकरण की शुरुआत कहाँ से शुरू हो गई थी, प्लेम्बेट समझौते से शुरू हो गई थी पहले नंबर पे। दूसरा नंबर बिला फ्रेंका की संधि, प्लेम्बेट समझौता हुआ था जुलाई 1858 में। इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में 1859 में बिला फ्रेंका की संधि हो गई थी। ज्यूरिख की संधि, इस बिला फ्रेंका की संधि को कंफर्म करने के लिए ज्यूरिख की संधि की गई थी 10 नवंबर 1859 में। और ज्यूरिख की संधि से जनमत संग्रह करवाया गया था। जनमत संग्रह से ये सारे प्रदेश सार्डिनिया में शामिल किए गए थे। उसके बाद यहाँ नेपल्स और सिसिली गैरिबाल्डी आ गया था। मैंने अभी आपको कहा कि ये अपने पिताजी के साथ में भूमध्य सागर की यात्रा करता था। इसको जेल में बंद कर दिया था। बाद में जेल में बंद कर देने के बाद ये वहाँ से भाग गया था, दक्षिणी अमेरिका चलाया गया था। 1000 सेना लेकर आया था, लाल कुर्ती इसकी सेना कहलाती है। फिर इसने नेपल्स और सिसिली को प्राप्त कर लिया था। यहाँ देखने के बाद अब चौथे चरण के अंदर वेनेशिया का फैसला कैसे हुआ था, रोम का फैसला कैसे हुआ था, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि प्राग की संधि से वेनेशिया का फैसला हो गया और फ्रैंकफर्ट की संधि से रोम का हो गया था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।